कहानी की शुरुआत सुमन और साहिल से होती है, जो स्कूल से अपने घर लौट रहे थे। सुमन बहुत ही सुरीला गाती है और आज वह जिंदगी में पहली बार रेडियो पर अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली थी। इस खास मौके को लेकर सुमन के साथ साथ पूरा परिवार बेहद उत्साहित था। तैयारी के दौरान सुमन को अपनी कान की बालियां नहीं मिल रही थीं। तब उसकी मां मोना ने उसे अपने सोने के खूबसूरत झुमके पहनने को दिए। उन झुमकों को पहनकर सुमन अपने भाई साहिल के साथ रेडियो स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रेडियो स्टेशन घर के काफी करीब था, इसलिए दोनों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। यह तय हुआ था कि वापसी के समय उनके पिता कर्नल अरुण उन्हें वहां से अपनी गाड़ी में ले आएंगे। इधर घर पर मोना और अरुण बेसब्री से रेडियो के पास बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बेटी का गाना शुरू होगा। लेकिन उनका उत्साह तब निराशा में बदल गया जब रेडियो पर सुमन की जगह दीपा नाम की किसी और गायिका का गाना प्रसारित होने लगा। उन्हें लगा कि शायद किसी कारणवश सुमन का गाना रिजेक्ट कर दिया गया है। यही सोचकर कर्नल अरुण तुरंत सुमन को वापस लाने के लिए रेडियो स्टेशन की ओर निकल पड़े। लेकिन जब अरुण रेडियो स्टेशन पहुंचे तो वहां दीपा ने उन्हें जो बताया उसने अरुण के पैरों तले जमीन खिसका दी। दीपा ने कहा कि वे लोग तो खुद कब से सुमन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वह तो वहां पहुंची ही नहीं। यह सुनकर अरुण बुरी तरह हैरान और परेशान हो गए। जब यह मनहूस खबर मोना तक पहुंची तो बच्चों की चिंता में उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन सुमन और साहिल का कोई अता पता नहीं था। बच्चों के गायब होने का यह गंभीर मामला सीनियर इंस्पेक्टर जयप्रकाश को सौंपा जाता है। सूचना पाते ही जयप्रकाश फौरन कर्नल अरुण के घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि बच्चे पिछले 4 घंटों से लापता हैं। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद बच्चे अपनी मर्जी से कहीं चले गए होंगे, लेकिन हालात और सबूतों को देखकर यह पहलू बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जयप्रकाश अंदेशा जताते हैं कि यह अपहरण का मामला हो सकता है और शायद जल्द ही उन्हें फिरौती के लिए कोई फोन आए। इस खौफनाक इंतजार के बीच पुलिस को खबर मिलती है कि एक सुनसान जगह पर एक लाश मिली है। शिनाख्त के लिए कर्नल अरुण को वहां ले जाया जाता है। भारी मन और कांपते कदमों से अरुण जब उस लाश को देखते हैं तो उनकी जान में जान आती है। वह लाश उनके बच्चों की नहीं थी। इससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिलती है। एक आर्मी अफसर के 2 बच्चों के दिन दहाड़े गायब होने की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। आम जनता में खौफ और आक्रोश पनपने लगता है। हर कोई यही सोच रहा था कि जब सेना के अधिकारी के बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम इंसानों का क्या होगा। इस जन आक्रोश के कारण पुलिस विभाग पर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का भारी दबाव बन गया था। इस दबाव और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इंस्पेक्टर जयप्रकाश दिन रात एक करके साहिल और सुमन की तलाश में जुट जाते हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस की टीम एक स्थानीय गिरोह को दबोचती है। उनसे कड़ी पूछताछ करने पर पता चलता है कि इस अपहरण के पीछे बिरजू के गैंग का हाथ हो सकता है। यह गैंग अक्सर बच्चों को अगवा करके उन्हें शहर से बाहर बेचने का घिनौना काम करता था। यह सुराग हाथ लगते ही पूरी पुलिस फोर्स बिरजू के गैंग को पकड़ने के लिए घने जंगल के इलाके में दबिश देने निकल पड़ती है। लेकिन उस रात मौसम उनके खिलाफ था। जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। भयंकर बारिश और खराब मौसम के बावजूद पुलिस की टीम तलाशी अभियान जारी रखती है, लेकिन आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। मजबूरी में उन्हें अपना सर्च ऑपरेशन वहीं रोकना पड़ता है। अगली सुबह कहानी में एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। उसी जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहे एक गडरिये को साहिल और सुमन के बेजान शव मिलते हैं। किस्मत की विडंबना देखिए कि बच्चों के शव उसी जगह से महज 200-300 मीटर की दूरी पर मिले थे, जहां पिछली रात मूसलाधार बारिश के कारण पुलिस का सर्च ऑपरेशन रुक गया था। जब इंस्पेक्टर जयप्रकाश उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो बच्चों के शवों की दुर्दशा देखकर उनका दिल दहल जाता है। दोनों मासूमों की बेहद बेरहमी से हत्या की गई थी। इस खौफनाक मंजर ने पुलिस टीम को भी झकझोर कर रख दिया था। वहां जयप्रकाश के सीनियर अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। वे भी इस बात से हैरान थे कि आखिर अपहरणकर्ताओं ने बच्चों को मारा क्यों। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए थे तो वे एक बड़ी फिरौती की मांग कर सकते थे। बिना फिरौती मांगे इस तरह से हत्या कर देने का सीधा सा मतलब था कि ये लोग कोई साधारण अपहरणकर्ता नहीं, बल्कि बेहद खूंखार और शातिर कातिल थे। इस बीच घटनास्थल पर मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ जमा हो जाती है, जो पुलिस से तीखे सवाल करने लगती है। इनमें निसार नाम की एक तेज तर्रार पत्रकार भी शामिल थी। तभी वहां कर्नल अरुण पहुंचते हैं। अपने जिगर के टुकड़ों को इस बेजान और खून से लथपथ हालत में देखकर एक मजबूत आर्मी अफसर भी पूरी तरह टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उधर बारीक तफ्तीश के दौरान जयप्रकाश की पैनी नजर क्राइम स्पॉट पर पड़े एक हरे रंग की कार के टूटे हुए शीशे पर पड़ती है। यह एक बड़ा सुराग था। इसके बाद की पूछताछ में पुलिस को पता चलता है कि बच्चों को आखिरी बार एक लाल रंग के स्कूटर वाले शख्स ने लिफ्ट दी थी। जयप्रकाश तुरंत पूरे इलाके में लाल स्कूटर वालों की तलाश के आदेश दे देते हैं। पुलिस की सख्ती देखकर एक डॉक्टर खुद सामने आता है। वह बताता है कि उसी ने साहिल और सुमन को अपने लाल स्कूटर पर लिफ्ट दी थी, लेकिन उसे किसी दूसरे रास्ते पर जाना था, इसलिए उसने दोनों बच्चों को एक बस स्टॉप पर उतार दिया था। पुलिस तस्दीक
तस्दीक के लिए उस डॉक्टर को उसी बस स्टॉप पर लेकर जाती है जहां वह पुष्टि करता है कि उसने बच्चों को यहीं सुरक्षित छोड़ा था। इसके बाद वे दोनों कैसे आगे गए और उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ एक माँ का दिल इस खौफनाक सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मोना गहरे सदमे में थी। उसे अब भी यही लग रहा था कि उसके बच्चे जिंदा हैं और जल्द ही लौट आएंगे। भारी गम, चीखों और आंसुओं के बीच सुमन और साहिल का अंतिम संस्कार किया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद फोरेंसिक डॉक्टर जयप्रकाश को एक ऐसी चौंकाने वाली जानकारी देता है जो पूरे केस को एक नया रुख दे देती है। वह बताता है कि बच्चों की हत्या किसी साधारण चाकू से नहीं बल्कि एक बेहद लंबे और धारदार हथियार से की गई है, शायद किसी तलवार से। यह सुनकर जयप्रकाश भी सन्न रह जाते हैं कि आखिर 1970 के इस आधुनिक जमाने में कोई तलवार लेकर क्यों घूमेगा और मासूम बच्चों की हत्या के लिए उसका इस्तेमाल क्यों करेगा। इधर पुलिस उस हरे रंग की कार की तलाश में जगह जगह नाकेबंदी और चेकिंग शुरू कर देती है, लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। जयप्रकाश को उनके सीनियर अधिकारी अपने केबिन में बुलाते हैं। वे जयप्रकाश से कहते हैं कि इस केस में उनका काम अब खत्म हो चुका है। शुरुआत में यह एक साधारण अपहरण का मामला लग रहा था, लेकिन अब यह एक बेहद संगीन और उलझा हुआ डबल मर्डर केस बन चुका है। इसलिए अब यह हाई प्रोफाइल केस कुमार नाम के एक ज्यादा अनुभवी ऑफिसर को सौंपा जाएगा। अपने सीनियर का यह फैसला सुनकर जयप्रकाश अंदर तक हिल जाता है। वह बेचैन होकर उनसे मिन्नतें करने लगता है कि उसे थोड़ा और समय दिया जाए, क्योंकि वह खुद इस केस की तह तक पहुंचना चाहता था। लेकिन उसके सीनियर उसकी एक नहीं सुनते। उनका सीधा सा तर्क था कि जयप्रकाश के पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, उसे सिर्फ एक कार का टूटा हुआ शीशा मिला है, पूरी कार नहीं। इस बात से जयप्रकाश भारी तनाव में आ जाता है। वह किसी भी कीमत पर उन दरिंदों को पकड़ना चाहता था। अपने इसी भारी मन के साथ वह निसार से मिलने पहुंचता है। निसार और जयप्रकाश असल में एक दूसरे को मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, लेकिन निसार एक पत्रकार है और जयप्रकाश एक पुलिस अफसर, इसलिए दोनों ने अपने इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। जयप्रकाश निसार को अपनी कशमकश के बारे में बताता है कि कैसे यह केस उसके हाथों से छीना जा रहा है। इस पर निसार उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि इतनी जल्दी हार मत मानो जयप्रकाश, उम्मीद की किरण हमेशा बाकी रहती है। निसार की इन बातों से जयप्रकाश के अंदर एक नई आग पैदा हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास केवल यही एक रात बची है। वह ठान लेता है कि आज की रात वह अपनी पूरी जी जान लगा देगा। बिना एक पल गवाए वह सीधा उसी खौफनाक जंगल की ओर निकल पड़ता है जहां बच्चों की हत्या हुई थी। जंगल पहुंचकर वह एक बेहद भावुक और दिल चीर देने वाला दृश्य देखता है। कर्नल अरुण अपने बच्चों की याद में उसी जगह पर बैठे फूट फूट कर रो रहे थे। जयप्रकाश उनके पास जाता है, उन्हें धाराश बंधाता है और समझा बुझाकर घर भेज देता है। इसके बाद जयप्रकाश अकेला ही टॉर्च की रोशनी में उस घने जंगल की खाक छानने लगता है। उसकी यह बेतहाशा मेहनत आखिरकार रंग लाती है और घने पेड़ों के बीच छुपाई गई वह हरे रंग की कार उसे मिल ही जाती है। तुरंत फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया जाता है। कार की बारीकी से जांच करने पर यह खौफनाक सच सामने आता है कि साहिल और सुमन का अपहरण इसी कार में किया गया था, क्योंकि कार के अंदर से बच्चों के खून के धब्बे और बालों के सैंपल बरामद हो जाते हैं। तभी फोरेंसिक डॉक्टर जयप्रकाश को एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। कार के अंदर हुए संघर्ष के निशानों से पता चलता है कि जब मासूम साहिल और सुमन को अपने अपहरण का एहसास हुआ तो वे डरे नहीं। उन्होंने उन किडनैपर्स पर पूरी ताकत से पलटवार किया और उन्हें इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि उन दरिंदों को इलाज के लिए किसी न किसी अस्पताल जाने की जरूरत जरूर पड़ी होगी। यह सुनते ही जयप्रकाश के दिमाग की बत्ती जल उठती है। वह तुरंत इलाके के सभी अस्पतालों की जानकारी खंगालने लगता है। आखिरकार एक अस्पताल से उसे वह सुराग मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वहां का डॉक्टर जयप्रकाश को बताता है कि वारदात वाले दिन 2 लोग बुरी तरह घायल हालत में इलाज के लिए आए थे। जब डॉक्टर ने उनकी चोटों का कारण पूछा तो उन्होंने बहाना बनाया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और फिर किसी से उनकी मारपीट हो गई। लेकिन उनके हाव भाव देखकर डॉक्टर को उन पर शक हो गया था और उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया था। लेकिन यहाँ पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है। डॉक्टर की शिकायत पर जो कांस्टेबल अस्पताल पहुंचा उसने इसे एक मामूली झगड़े का केस समझ लिया। उसने कोई गहराई से पूछताछ नहीं की, बस उन दोनों के नाम पूछे जिन्होंने अपना नाम मोहन कुमार और प्यारे कुमार बताया था। कांस्टेबल ने उनका एक पता नोट किया और बिना किसी रोक टोक के उन कातिलों को वहां से जाने दिया। अस्पताल के रजिस्टर से मिली जानकारी जयप्रकाश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उसे यह जानकर गहरा आघात लगा कि जिस वक्त वह कर्नल अरुण को अज्ञात लाश की शिनाख्त कराने के लिए उसी अस्पताल में लाया था, तब वे दोनों कातिल वहीं मौजूद थे। हत्यारे जयप्रकाश की आंखों के ठीक सामने थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं सका। बिना एक भी पल गवाए जयप्रकाश अपनी टीम के साथ उस पते पर पहुंचता है जो उन दोनों ने अस्पताल के रजिस्टर में लिखवाया था। वहां तलाशी के दौरान जयप्रकाश के हाथ वह अहम सुराग लग जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वह खूनी तलवार जिससे मासूम साहिल और सुमन को बेरहमी से काटा गया था। उस तलवार
बार की मूठ पर एक नाम खुदा हुआ था, मोहनलाल सूरीचूरन वाला। इस नाम का सुराग पकड़कर पुलिस टीम तुरंत मोहनलाल के घर पहुंचती है, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि मोहनलाल अब वहां नहीं रहता। उस घर में रहने वाले मौजूदा किराएदार ने एक चौंकाने वाला राज खोला। उसने बताया कि मोहनलाल का किसी अन्य पुरुष के साथ अफेयर था। 1970 उस दौर में इस बात के खुलने पर समाज में उसकी भारी बदनामी हुई थी, जिसके बाद वह मुंह छिपाकर उस इलाके से कहीं दूर चला गया। हालांकि उस किराएदार को यह नहीं पता था कि मोहनलाल कहां है, लेकिन उसने उस आदमी का पता दे दिया जिसके साथ मोहनलाल का अफेयर था। जयप्रकाश तुरंत उस आदमी के घर धमकता है। जब वह पुलिस को लेकर उस कोठी में पहुंचता है तो वहां एक और खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। कोठी के अंदर मोहनलाल की लाश सड़ रही थी। जांच से पता चलता है कि करीब 3 दिन पहले ही किसी ने मोहनलाल की हत्या कर दी थी। पूछताछ में मोहनलाल के उस प्रेमी ने बताया कि मोहनलाल को शराब की भारी लत थी और वह अक्सर इलाके के 5 स्टार बार में शराब पीने जाया करता था। दूसरी तरफ पत्रकार निसार साहिल और सुमन के इसी केस की कवरेज में जी जान से जुटी हुई थी। उसके सीनियर संपादक ने उस पर दबाव डाला कि उसे इस केस से जुड़ी कोई ऐसी एक्सक्लूसिव खबर लानी होगी जो अब तक किसी और अखबार या पुलिस के पास न हो। यह सुनकर निसार तुरंत जयप्रकाश से कुछ अंदरूनी जानकारी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जयप्रकाश एक जिम्मेदार अफसर था। वह नहीं चाहता था कि आधी अधूरी और संवेदनशील बातें मीडिया में लीक हों, इसलिए वह निसार को कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देता है। जयप्रकाश से निराशा मिलने के बाद निसार हार नहीं मानती। उसे भनक लगती है कि जयप्रकाश का एक साथी पुलिसकर्मी किसी चश्मदीद गवाह से मिलने जा रहा है। दरअसल पुलिस के पास कई लोगों के फोन आ रहे थे जिन्होंने घटना वाले दिन बच्चों को देखे जाने का दावा किया था। निसार छुपकर उस पुलिसकर्मी का पीछा करती है। वे दोनों एक दूध वाले के पास पहुंचते हैं जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बयान करता है। दूध वाले ने बताया कि घटना वाले दिन जब वह सड़क से गुजर रहा था तो उसने एक हरे रंग की कार देखी। उस कार की पिछली सीट पर साहिल और सुमन बैठे थे जो रोते हुए चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे थे। दूध वाले ने अपनी जान पर खेलकर उस कार को रोकने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन किडनैपर्स ने उसे जोरदार धक्का मारा और कार लेकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद दूध वाले ने जो बताया उसने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही की पोल खोल दी। दूध वाले ने बताया कि इस घटना के तुरंत बाद उसने अपने भाई को कई बार पुलिस स्टेशन भेजा ताकि वह बच्चों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा सके, लेकिन थाने में मौजूद किसी भी पुलिस वाले ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसे वहां से भगा दिया। उधर कर्नल अरुण का पुलिस की ढीली कार्रवाई से भरोसा उठने लगा था। अपने बच्चों की मौत का असली सच जानने के लिए वे एक प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रख लेते हैं। इस तफ्तीश को आगे बढ़ाने और कातिलों तक पहुंचने के लिए उस जासूस को बच्चों की फोरेंसिक रिपोर्ट की सख्त जरूरत थी। दूसरी ओर पत्रकार निसार एक बार फिर जयप्रकाश से मिलने पहुंचती है, लेकिन इस बार जयप्रकाश अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। उसे लगने लगा था कि निसार की उससे नजदीकियां सिर्फ और सिर्फ अपने अखबार के लिए कोई चटपटी और एक्सक्लूसिव खबर निकालने की एक चाल है। इसी गलतफहमी और काम के भारी तनाव के चलते जयप्रकाश निसार पर बुरी तरह भड़क जाता है और बिना उसकी कोई बात सुने वहां से चला जाता है। केस की कड़ियां जोड़ते हुए जयप्रकाश उस मकान मालिक के पास पहुंचता है जिसका पता कातिलों ने अस्पताल के रजिस्टर में लिखवाया था। पूछताछ में मकान मालिक एक हैरान करने वाला सच बताता है। उसके मुताबिक वहां 2 लोग नहीं बल्कि प्यारे मोहन नाम का सिर्फ एक ही आदमी किराए पर रहता था जो इलाके के 5 स्टार बार में काम करता है। यह अहम सुराग मिलते ही जयप्रकाश तुरंत 5 स्टार बार पहुंचता है, लेकिन बार का मालिक जो बताता है वह जयप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसका देता है। मालिक के अनुसार 2 दिन पहले ही पुलिस वाले आकर प्यारे मोहन को अपने साथ उठा ले गए। यह सुनते ही जयप्रकाश तुरंत समझ जाता है कि वे कोई असली पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि वे दोनों कातिल ही पुलिस की वर्दी में प्यारे मोहन को उठाने आए थे। अब जयप्रकाश को यह खौफ सताने लगा था कि कहीं उन दरिंदों ने प्यारे मोहन को भी मौत के घाट न उतार दिया हो। अपनी पूरी ताकत झोंककर जयप्रकाश प्यारे मोहन के बारे में जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि प्यारे मोहन दरअसल एक जेल में बंद है। जयप्रकाश फौरन जेल पहुंचता है और पूछताछ रूम में प्यारे मोहन के सामने उन दोनों संदिग्ध कातिलों के बनाए गए स्केच रख देता है। स्केच देखते ही प्यारे मोहन उन्हें पहचान लेता है और उन खूंखार कातिलों का कच्चा चिट्ठा खोल देता है। वह बताता है कि उनमें से एक का नाम रज्जो है और दूसरे का बाबू। रज्जो और प्यारे मोहन हरियाणा के सोनीपत के एक ही गांव के रहने वाले हैं। रज्जो की आंखों में एक बड़ा एक्टर बनने का सपना था जिसे पूरा करने के लिए वह मुंबई चला गया था। वहीं उसकी मुलाकात बाबू नाम के एक शातिर चोर से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। बाबू के कुसंगति में आकर रज्जो भी उसके साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां और अपराध करने लगा। रज्जो बाबू को बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त है जो उनकी मदद जरूर करेगा। रज्जो बताता है कि उसके दोस्त का नाम प्यारे मोहन है और वह एक 5 स्टार होटल में काम करता है। जब वे दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो बाबू रज्जो पर जोर जोर से हंसने लगता है। दरअसल वह कोई 5 स्टार होटल नहीं बल्कि 5 स्टार बार नाम का एक मामूली सा ठेका था। इस बार में प्यारे मोहन दोहरी आवाज में गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करता था। वह कपड़े भी आधे लड़के और आधी लड़की वाले पहनता था। उसकी इसी अनोखी अदा और रूप रंग पर मोहनलाल सूरीचूरन वाला पूरी तरह से फिदा था और अक्सर उसके पीछे पड़ा रहता था। जब बाबू और रज्जो को यह पता चलता है कि मोहनलाल सूरी की नीयत प्यारे मोहन को लेकर ठीक नहीं है तो वे मजाक में प्यारे मोहन को चिढ़ाने लगते हैं।
इस पर प्यारे मोहन खींचते हुए कहता है कि वह चूरन लाल की इन हरकतों से बहुत परेशान आ चुका है और चाहता है कि कोई उसे अच्छी तरह सबक सिखाए। यह सुनकर शातिर बाबू मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो चूरन लाल का पक्का इलाज कर सकता है। प्यारे मोहन को बाबू की यह बात अच्छी लगती है। उसे लगता है कि वे लोग चूरन लाल को सिर्फ थोड़ी सी धमकी देकर डरा देंगे। इसी इरादे से तीनों चूरन लाल के घर धमकते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही बाबू की असली दरिंदगी बाहर आ जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे चूरन लाल को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। बाबू का यह खौफनाक और वहशी रूप देखकर प्यारे मोहन की रूह कांप जाती है। उसे पल भर में यह एहसास हो जाता है कि बाबू कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि एक खूंखार कातिल है और उसकी संगत में रहकर उसका सीधा सादा दोस्त रज्जो भी वैसा ही बन चुका है। खौफ के मारे प्यारे मोहन वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा होता है। प्यारे मोहन के भागने के बाद बाबू और रज्जो चूरन लाल की निर्मम हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद वे उसके घर से एक लंबी और धारदार तलवार चुरा लेते हैं। यह वही मनहूस तलवार थी जिससे आगे चलकर मासूम साहिल और सुमन को मौत के घाट उतारा गया था। चूरन लाल को ठिकाने लगाने के बाद बाबू रज्जो के कान भरता है। वह कहता है कि जिस प्यारे मोहन के लिए हमने चूरन लाल को टपकाया है वही अब डर के मारे पुलिस के सामने हमारा राज खोल देगा और हम दोनों फांसी पर लटक जाएंगे। इसलिए अब हमें प्यारे मोहन का भी पक्का इंतजाम करना होगा। रज्जो इस बात के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन वह बाबू से मिन्नतें करता है कि वे प्यारे मोहन को जान से नहीं मारेंगे बल्कि सिर्फ इतना डराएंगे कि वह कभी पुलिस के सामने मुंह न खोल सके, क्योंकि प्यारे मोहन वैसे भी एक नंबर का डरपोक इंसान है। अपनी योजना के तहत कुछ दिन बाद ये दोनों प्यारे मोहन को दबोच लेते हैं।